दोस्तों पीवाई सेशन में हम देखें तो आज का प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें और 1950 के बाद नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन बिहार के संदर्भ में करना है। तो ये प्रश्न है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व और इससे जुड़े हुए हम लोग सभी भाग पढ़ेंगे। इसमें परिचय, महत्व, उद्देश्य तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसका वर्गीकरण और विवरण भी देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन बिहार के संदर्भ में देखेंगे और समान नागरिक संहिता ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परिचय देखें तो परिचय में है कि जो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। महत्व की बात कर ले तो शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इसका गहन महत्व है। उद्देश्य की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, आप ध्यान से देखें तो देखिए, लक्ष्य, अधिकार और नीति। एक ऐसा लक्ष्य, ठीक है, जिससे क्या है कि एक समाज के रूप में प्राप्त करना, एक समाज के रूप में प्राप्त हो ऐसा लक्ष्य है। मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों को प्राप्त होने वाला अधिकार है और ऐसी नीति है जो सरकार को अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से उद्देश्य जो है इसका ये है कि लक्ष्य है, अधिकार है और नीति। ये 3 शब्द आप याद रखेंगे। कैसा लक्ष्य? तो ऐसा लक्ष्य जो क्या करे, एक समाज के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ऐसा अधिकार जो मौलिक अधिकार में तो नहीं मिले, उसके अलावा कुछ अधिकार होने चाहिए। फिर नीति, सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो हमने परिचय, महत्व और इसका उद्देश्य देखा। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, जीवन स्तर का उन्नयन करना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों को साकार करने का मार्गदर्शन करना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आगे बढ़ें। हम लोग नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण और विवरण देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी प्रगतिशील सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में देखें, भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना करना है। इसमें जो आप अनुच्छेद देख रहे हैं, इसमें अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47 ये सभी समाजवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद हैं। गांधीवादी सिद्धांत को देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित विचारों को संवैधानिक रूप देने का यह कार्य करता है। तो इसमें अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 मूल रूप से इसमें रखे गए हैं। उदारवादी और प्रगतिशील सिद्धांतों में देखें तो ये तत्व एक आधुनिक, प्रगतिशील एवं एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 44 जो कि आप यूसीसी देखते हैं, 45, 48A, 49, 50 और 51। तो इस प्रकार से डीपीएसपी को वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखें। सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत को देखें तो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित जो निर्देश हैं, इसमें अनुच्छेद 38 को देखें तो राज्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 38 है। और जैसा कि हमने ऊपर ही बात किया, ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 में देखें तो राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। इसमें है सबसे पहले कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना,
कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण जो होता है उससे बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। तो अनुच्छेद 39 जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक है, तो ये आप याद रखेंगे और ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देश हैं। अनुच्छेद 41 को देखें तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 42 में है राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 देखें तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 43A में देखें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और 47 में देखें तो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सभी समाजवादी सिद्धांतों के लक्षण हैं यहाँ पर। अब गांधीवादी सिद्धांत को देखें तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 देखें तो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B में देखें तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में देखें राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 देखें तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा तथा मवेशियों को पालन एवं उनकी नस्लों में सुधार के लिए ऐसा कदम उठाएगा। अब आगे देखें उदारवादी प्रगतिशील सिद्धांत, तो इसमें अनुच्छेद 44 से सबसे पहले भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करना। 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। 48 में देखें तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A में देखें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में है राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 में है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। और अनुच्छेद 51 में है यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, राज्यों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अब हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध वरीयता से पूरकता तक। तो इसे देखें, प्रारंभिक चरण में देखें तो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। इसमें एक वाद है कि चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का है। इसमें मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। DPSP परिवर्तनीय नहीं है ऐसा कहा गया। इसके आधार पर वरीयता मौलिक अधिकारों को दी गई। संसद ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 31B और 9वीं अनुसूची जोड़कर DPSP के तहत कुछ कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाया। फिर देखिए तो मध्यवर्ती चरण में आते हैं और इसमें देखिए तो संघर्ष एवं संतुलन की स्थिति, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। तो इसमें संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। संसद ने 44वां संविधान संशोधन 1971 और 25वां संविधान संशोधन 1971 संशोधन किया। DPSP को चुनौती देना मुश्किल हुआ। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के लिए ये प्रतिक्रिया के रूप में थी।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 को देखें तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। डीपीएसपी को लागू करने में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा न बदले। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी सरकार ने इस संशोधन द्वारा डीपीएसपी की पूर्ण वरीयता स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि डीपीएसपी को लागू करने वाले किसी भी कानून के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। वर्तमान चरण और में देखें तो पूरकता बनाम सामंजस्य की बात कही जाती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के उन प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया जो डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च बनाते थे। न्यायालय ने कहा दोनों में सामंजस्य एवं संतुलन आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को कुचले बिना डीपीएसपी को लागू किया जाना चाहिए। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है। अब जो अभी वर्तमान जो स्थिति देख रहे हैं वो उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश 1993 वाद है। इसमें भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के पूरक एवं सहायक है। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो अभिन्न अंग के रूप में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच जो टकराव की स्थिति है उसके विकास क्रम को देखा। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के विशेष संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने डीपीएसपी को लागू करने हेतु अनेक कानून और योजनाएं बनाई है। बिहार राज्य में इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 38 और 39 देखें, समाजवादी न्याय के तहत तो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन, भूमि हदबंदी कानून 1961, चकबंदी, 3 डिसमिल जमीन वितरण योजना, तो ये भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए। फिर श्रम कल्याण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विकसित भारत जी राम जी, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, श्रम संहिता का क्रियान्वयन, ये सभी। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 7 निश्चय 1-2 में महिला का अधिकार और सशक्त महिला जैसे अभियान चलाए गए। अनुच्छेद 40 में देखें तो ग्राम पंचायत के तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 41 में रोजगार व सहायता, मुख्यमंत्री विश्वास योजना, वृद्धा पेंशन, जीविका दीदी नेटवर्क के माध्यम से रोजगार सृजन, युवा कौशल विकास कार्यक्रम। अनुच्छेद 42 में देखें तो मानवोचित कार्य दशाएँ के तहत मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन किया गया। अनुच्छेद 43 के तहत देखें तो कुटीर उद्योग के तहत जीविका कार्यक्रम, मधुबनी चित्रकला, बांस शिल्प, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, मुद्रा योजना व स्वनिधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 45 व 21 से देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन, आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, समग्र शिक्षा अभियान, ये सभी हैं। फिर अनुच्छेद 46 में देखिए तो दुर्बल वर्गों का उत्थान के तहत देखा जाए तो SC ST के लिए छात्रावास छात्रवृत्ति, दशरथ माझी कौशल विकास योजना, अल्पसंख्यकों के लिए हुनर तालीम व मरकज योजनाएं। अनुच्छेद 47 की बात करें तो स्वास्थ्य और नशा मुक्ति के तहत बिहार शराबबंदी अधिनियम 2016, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण अभियान, कोविड-19 प्रबंधन। अनुच्छेद 48 और 48A में देखिए कृषि पशुपालन पर्यावरण के तहत जल जीवन हरियाली, हरित आच्छादन को बढ़ाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, गोकुल मिशन, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 49 में देखें तो सांस्कृतिक विरासत के तहत बोध गया के महाबोधि मंदिर सहित ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO व विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप श्रम व स्वास्थ्य कानूनों का क्रियान्वयन करना। अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समान नागरिक संहिता, इसे हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 कहता क्या है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास। वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि धर्म पर आधारित है, जैसे हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ। गोवा में यह प्रथम राज्य है। पुर्तगाली नागरिक संहिता वहाँ पर लागू 1867 से। हाल में उत्तराखंड ने जो है UCC लागू किया है। तो पक्ष में तर्क देखें तो यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, लैंगिक न्याय
को सुनिश्चित करता है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है और प्रशासनिक सुविधाएं भी होती है एक तरह के कानून होने से। फिर विपक्ष में तर्क देते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन इससे हो सकता है, सांस्कृतिक विविधता को खतरा हो सकता है, राजनीतिक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, व्यवहारिक कठिनाई भी है। तो वे सभी बातें हैं जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब आगे की राह की बात करें तो क्या है आगे की राह? तो यूसीसी लागू करने के लिए व्यापक विचार विमर्श होनी चाहिए, सहमति निर्माण होनी चाहिए, जन शिक्षण आवश्यक है, इसे थोपना नहीं चाहिए। सभी हितधारकों, धार्मिक नेताओं, विधि विशेषज्ञों व नागरिक समाज को सम्मिलित कर एक संतुलित मसौदा तैयार करना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, बिहार राज्य द्वारा इसका क्रियान्वयन और यूसीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।